हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल मज़े में हो। अब आइए करते हैं एक और सेशन की शुरुआत। आज का हमारा एजेंडा है रिफ्रैक्शन, एपेरेंट डेप्थ, टीआईआर। लेकिन उसके पहले हम करेंगे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस जो मैंने आपको दे रखे थे। पहला सवाल आपके सामने है, ये रीड कर लो। क्या कहता है सवाल? अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट की बातें हमने की थी, लीनियर मैग्निफिकेशन की बातें हमने की थी कि ये अगर ऑब्जेक्ट है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एल ओ कह दी, लेंथ ऑफ इमेज एल आई कह दी, तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो एल आई अपॉन एल ओ होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एम स्क्वेयर। एम स्क्वेयर क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, जो हम लोग देख चुके हैं, है ना, नॉर्मल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। अब आपसे क्या कह रखा है? फोकल लेंथ एफ दे के रखी है, डिस्टेंस यू फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। आपको साइज ऑफ द इमेज निकालनी है, तो आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एम स्क्वायर। अब मैग्निफिकेशन को आप क्या लिख सकते हैं? आंसर एफ यू और एफ के टर्म्स में दे रखा है, तो हमें पता है कि मैग्निफिकेशन नॉर्मल होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू का स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ इमेज जो कि आपको निकालनी है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आपको दे रखा है बी, तो ये बन जाएगा एल आई अपॉन बी इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो क्या आंसर आ गया आपका? अगर देखें तो ये सेम आंसर है, एफ अपॉन एफ माइनस यू रखूँ या यू माइनस एफ रखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी इज गोइंग टू बी दी आंसर। जिन भी लोगों का आंसर बी था वो लोग खुद को +4 करें और अपने स्कोर्स जोड़ते चलें। मुझको कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, ठीक है? कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स बताना। अगला सवाल पढ़ो। अ स्क्वायर ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी है कितनी? जिसकी साइड दे रखी है 9 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको देके रखी है, तो मैं डायरेक्टली फोकल लेंथ को -10 रख रहा हूं। साइड ऑफ दी स्क्वायर 9 देके रखी है, यू आपको देके रखा हुआ है माइनस का 25 सेंटीमीटर। ओके, और क्या कहा जा रहा है? एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज, यानी आपको एरियल मैग्निफिकेशन निकालना है, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन निकालना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? हमको मालूम है कि जो मैग्निफिकेशन होता है, एरियल मैग्निफिकेशन यानी एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है नॉर्मल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ये लिख दिया आपने। और मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ और यू के टर्म्स में? आपको मालूम है कि 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। तो एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन बन जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ इमेज इक्वल्स टू सेम फंडा, सेम फॉर्मूला टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी को भी है क्या? नहीं है? अब डेटा सब्सटीट्यूट कीजिए। फोकल लेंथ -10 साइन कन्वेंशन के साथ, -10 माइनस -25 यानी +25 का स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कितना बनेगा? जो कितना बनेगा? कितना बनेगा? कितना बनेगा? कितना बनेगा? कितना बनेगा? आपको देके रखा है 9 सेंटीमीटर, ठीक है? तो 9 का स्क्वायर 81। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलता है? सॉल्व करने पे कितना मिलता है? ये 81 अपॉन 10/15 यानी 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9। 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36, तो आंसर आ रहा है 36। आंसर है डी 36। कितने लोगों का आंसर डी था? डी वाले +4 कर लें, खुद के स्कोर +4 कर लें। चलिए, बहुत बढ़िया, बातें बढ़ा देते हैं आगे।
हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। अगला सवाल सेम टू सेम फंडा है, तो ये मैं आपके लिए लीव कर रहा हूं एज ए टास्क। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में ही वेरीफाई किया जाएगा आंसर, ठीक है? वहीं से आपको +4 करना है, और अगर गलत हुआ तो -1। अगला सवाल पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर situated at a distance of 15 centimeter from a concave mirror. The concave mirror forms a real image. इमेज कैसी देके रखी है आपको? रियल इमेज देके रखी हुई है। आपको क्या करना है, क्या निकालना है आपको इसके लिए? क्या पूछा जा रहा है? फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर विल बी, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर निकालनी है। क्या एक्सप्रेशन लगाया जा सकता है? क्या हमको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है? क्या हमको हाइट ऑफ द इमेज दे रखी है? क्या हमको हाइट ऑफ द इमेज दे रखी है? क्या हमको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी है? क्या हमारे पास मैग्निफिकेशन है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास मैग्निफिकेशन है? बिल्कुल है। क्या हमको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है? क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? F/F-U। और मैग्निफिकेशन होता क्या है एक्चुअल में? मैग्निफिकेशन होता क्या? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या आपको हाइट ऑफ द इमेज दे रखी है? लेकिन एक सेकंड, एक बात का बस ध्यान दे देना कि इमेज क्या है? इमेज रियल इमेज है, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा है ना, फोकल लेंथ वगैरह दी है, डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दी, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज इन्वर्टेड बनेगी। ये सिचुएशन है। सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस, ये आएगा माइनस, इसको -3 कर लें आप। ओके, तो ये -2 है इक्वल्स टू एफ, फोकल लेंथ दे रखी है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, अच्छा वही निकालनी है, आई एम रियली सॉरी। F/F माइनस यू, यू कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। तो यू को मैंने रखा -15, तो ये बन जाएगा +15। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे फोकल लेंथ, -2F -30 इक्वल टू F, ठीक है। तो ये बन जाएगा -30 इक्वल टू 3F। तो यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी -10, यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। यह आ जाएगा आपके सामने सही जवाब। जितने लोगों का -10 था खुद को +4 कर लें, बाकी लोग खुद को बताइए क्या करना है, -1 जिसका गलत था। स्कोर जोड़ते चलने अपने अपने। चलो, क्या बोल रहा है ये? द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर is shown by PQ, while directions in which the ray would travel after reflection is shown. 4 rays marked 1 2 3 4, which of the following correctly shows the direction of reflected rays? चलो ठीक है, देख लेते हैं। इंसिडेंट लाइट कहाँ देके रखी है आपको? इंसिडेंट देके रखी है PQ, इंसिडेंट देके रखी है PQ, हाईलाइट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये है इंसिडेंट लाइट, ये है इंसिडेंट लाइट। नॉर्मल बना दो, नॉर्मल बना दो, नॉर्मल, नॉर्मल सेंटर से पास होता है, ये है नॉर्मल, है ना, ये है नॉर्मल, बहुत शानदार। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, ओके। टेंजेंट, नॉर्मल, लाइट गई, टकराई और निकल ली, लाइट गई, गई, टकराई और निकल गई। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। जितने एंगल पे टकराएगी उतने ही एंगल पे जानी चाहिए। तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, फोकस से गुजर रही है ना, इट्स पासिंग थ्रू द फोकस, आई एम रियली सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने कि फोकस से निकल रही है। तो अगर ये फोकस से निकल रही है तो कहाँ से पास करेगी? ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी और इन्फिनिटी पे जाएगी, मतलब आंसर आने वाला है आपका 2। 2 रिप्रेजेंट्स द रिफ्रैक्टेड लाइट, 2 रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्टेड लाइट, नॉट रिफ्रैक्टेड, 2 रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्टेड लाइट। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो ये है आपके सामने सही जवाब। तो आइए इसी बात पे चर्चा बढ़ा दी जाए आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर।
बातें बढ़ा रहे हैं हम लोग रिफ्रैक्शन की तरफ, बातें बढ़ा रहे हैं हम लोग रिफ्रैक्शन की तरफ। ये आ रहा है आपके सामने रिफ्रैक्शन की चर्चा, ध्यान से सुनना, पहले समझना जरा चर्चा क्या चल रही है। चर्चा चल रही है रिफ्रैक्शन। क्या होता है भैया रिफ्रैक्शन? अगर ये एक ग्लास है या पानी है या कोई भी मीडियम है, कोई भी मीडियम है ये, है ना, मैंने मान लिया कि ये ग्लास है। अब हमको मालूम है कि जिसकी बात हम कर रहे हैं, हम लाइट की बात कर रहे हैं। लाइट क्या है? बेसिकली लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? बिल्कुल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइट, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स दोनों अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल होते हैं, होते हैं, यस, बिल्कुल होते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वेक्टर्स अवेलेबल होते हैं। अब अगर लाइट ट्रैवल कर रही है तो हमें मालूम है कि इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इसका मीडियम चेंज होता है, जब इसका मीडियम चेंज होता है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है। अब मैं एक जनरल पॉइंट आपको बता रहा हूं जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। हर जगह जहां पे वेव्स की बात होगी ये स्टेटमेंट वैलिड होगा। ये स्टेटमेंट मैं आपको अभी ऑप्टिक्स में बता रहा हूं, यही बात मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कही होगी, यही बात मैं वेव ऑप्टिक्स में भी कहूंगा, यही बात मैं 11th क्लास में वेव्स में भी कहता हूं कि एक लाइट, एनी वेव, एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं जो हर जगह वैलिड है। एनी वेव, मैं किसी भी वेव की बात कर रहा हूं, एनी वेव इफ undergoes change in मीडियम, अगर किसी भी वेव का मीडियम चेंज होता है, मतलब वेव हवा से ग्लास में, ग्लास से पानी में, पानी से तेल में, तेल से घासलेट में, घासलेट से किसी भी चीज़ में जा रही है, मतलब इन शॉर्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या होता है? तो तीन चीज़ें चेंज होती हैं, है ना। इट्स फ्रीक्वेंसी, फेज एंड कलर, its frequency, phase and color change। फ्रीक्वेंसी, फेज और कलर चेंज होते हैं। ओ सॉरी 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 फ्रीक्वेंसी, फेज एंड कलर डू नॉट चेंज। ये तीन चीजें चेंज नहीं होती हैं। इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वेवलेंथ, स्पीड, एक्स वाई जेड, जितनी प्रॉपर्टीज हैं सारी चेंज हो जाती हैं। ओके, इट्स फ्रीक्वेंसी, फेज एंड कलर डू नॉट चेंज, रेस्ट एवरी प्रॉपर्टी चेंजेस। आगे लिख लेना, रेस्ट एवरी प्रॉपर्टी चेंजेस। वेवलेंथ चेंज होगी, ठीक है, वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि लाइट जब चलते हुए आ रही है, उसकी स्पीड एक मीडियम में v1 है तो दूसरे मीडियम में उसकी स्पीड v2 हो जाएगी। अब ये स्पीड में डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि जो मीडियम है उसकी डेंसिटी में अंतर है, और हम लोग ऑप्टिक्स में बात करते हैं एक स्पेशल डेंसिटी की, मटेरियल की डेंसिटी जो वो लाइट को देता है। मतलब लाइट को कितनी डेंसिटी फेस करनी पड़ रही है, कितना ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ रहा है किसी मीडियम में चलने के लिए। मान लो कि तुम चल रहे हो, घास पे भाग रहे हो, भागते भागते अचानक से तुम रेत पे आ गए, रेत से भागते भागते अचानक पानी में चले गए, कीचड़ में चले गए, आपकी स्पीड चेंज होगी ना। तो ये जो आ रही है ये रोशनी, रोशनी के बारे में सोचो, बेचारी वो पहले हवा में चलते हुए आ रही थी, फिर अब वो मीडियम में चल रही है, फिर कहीं और चलेगी। सोचा कभी रोशनी के बारे में? नहीं सोचा, सोचो अभी। तो उसकी भी क्या चेंज होती है? उसकी भी स्पीड चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। ठीक है, ठीक 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 ठीक। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो बहुत शानदार।
तो अभी हमको कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला कि ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने के कारण, ऑप्टिकल डेंसिटी जिसको हम म्यू से समझते हैं, जिसका नाम हम लोग देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने के कारण उस मीडियम में लाइट की स्पीड होती है चेंज, जिस वजह से लाइट जो है एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाते समय डिविएट होती है अपने रास्ते से, जाना चाहती थी कहीं और, चली गई कहीं और। ठीक है, इस वजह से मीडियम चेंज होने के कारण, और यह प्रक्रिया कहलाती है रिफ्रैक्शन। तो हमने क्या कह दिया, डेफिनेशन कैसे दे दी हमने रिफ्रैक्शन की? हमने कहा रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना इन विच द डायरेक्शन ऑफ propagation of light changes at the boundary when it passes one medium to another. During refraction frequency does not change. और आप लोग इसको अब आगे बढ़ा के लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी फेज एंड कलर डज नॉट चेंज, क्योंकि ये बात आपको मैं बता चुका हूं, ये स्टेटमेंट मैं आपको दे चुका हूं। किसी भी मीडियम में, किसी भी लाइट के लिए, किसी भी वेव के लिए फ्रीक्वेंसी फेज और कलर चेंज नहीं होते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय। जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, इतनी बात लिखते चलो, साथ साथ में लिखते चलो, अलग से लिखने का लोड मत पालना। आइए बात करते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। वही दो लॉ जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, वही बातें अब हम लोग रिफ्रैक्शन के लिए समझेंगे। पहला लॉ, ये जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, जो नॉर्मल टू द सरफेस है, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये तीनों ही लाई करेंगे कहाँ पे? सेम प्लेन में। ये तीनों ही लाई करेंगे कहाँ पे? सेम प्लेन में। और सेकंड बात हम लोग कर रहे हैं स्नेल्स लॉ, जिसको कि हम लोग वेव ऑप्टिक्स में प्रूव भी करते हैं, जिसको कि हम लोग वेव ऑप्टिक्स में प्रूव भी करते हैं, जो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का इंटू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या है गुरु? ये है स्नेल्स लॉ, ये है स्नेल्स लॉ। ठीक है, लिख लो तेज रफ्तार में सभी लोग। वेव ऑप्टिक्स में करेंगे हम इसको प्रूव। चलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं जरा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिरकार क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी दर्शाता है। यह कहलाता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिख दो, या तो वैक्यूम लिख दो, या तो फ्री स्पेस लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, फ्री स्पेस है ना, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। किसी भी मीडियम में कितनी स्पीड है, इनका रेशो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनका रेशो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या लिख दिया आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? C बाय वी, म्यू इक्वल्स टू C बाय वी। ओके, चलिए, जितना ज्यादा डेंस मीडियम, यहां से क्या बात साबित हो रही है? यहां से ये साबित हो रही है कि म्यू, जिसको आपने लिखा है C बाय वी, तो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा, उतनी कम उस मीडियम में स्पीड होगी, उतनी कम उस मीडियम में स्पीड होगी। सीधी सी बात है, जितना डेंस मीडियम, लाइट उतने ही धीमे चलेगी उस मीडियम में। चलिए, तो यहां से हमने अभी क्या डिफाइन किया? अभी हमने डिफाइन किया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब हम उस मीडियम में लाइट की कितनी स्पीड है इसको कंपेयर कर रहे हैं, किससे? एयर से या वैक्यूम से, जहां पर मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मालूम है हमको। अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जिसको हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में। हम इसको लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्या लिख दिया इसको? μ2 1। मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लिखने वाले हैं 1 μ2 इक्वल टू μ2 बटा μ1। अब जब आप μ2 लिखते हो तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? एयर के रिस्पेक्ट में। μ1 लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में। अब μ2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर को आप क्या लिख सकते हो? μ2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर को आप लिख सकते हो C बाय V2, C बाय V2, C बाय V2 डिवाइडेड बाय C बाय V1। तो ये क्या बन जाएगा? C बाय V2 अपॉन C बाय V1। कितना बन जाएगा? C कैंसल आउट हो गए, यह आ गया V1 डिवाइडेड बाय V2, V1 डिवाइडेड बाय V2, V1 डिवाइडेड बाय V2। ठीक है, ये आ गया आपके सामने एक्सप्रेशन, ये आ गया आपके सामने एक्सप्रेशन। ठीक, सभी लोग क्लियर है ये बात? लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए। आई होप दैट दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। बातें बढ़ा देते हैं आगे तेज रफ्तार में। चलिए, बेंडिंग ऑफ लाइट की बात करें तो हम लोग स्नेल्स लॉ से क्या कह सकते हैं? हम स्नेल्स लॉ से ये कह सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज μ2 डिवाइडेड बाय μ1। तो जिसके लिए म्यू ज्यादा, मतलब μ2 अगर ज्यादा होगा μ1 से तो साइन आई ज्यादा होगा साइन आर से। मतलब अगर μ2 बढ़ा तो साइन आर की वैल्यू घटी, मतलब ये शिफ्ट होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब अगर आप रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो लाइट शिफ्ट होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, आर घटेगा। अगर आप जा रहे हैं रेयरर से डेंसर, अगर आप जा रहे हैं रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो लाइट कहां बेंड करेगी? लाइट बेंड करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। लिख लीजिए तेज रफ्तार में सभी लोग। काम की बातें, ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत काम आती हैं। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन यही छोटी छोटी बातें कॉन्सेप्ट बनाती है। लिख लिया सभी ने? चलिए, तो फिर बातें बढ़ा देते हैं आगे। अब अगर हम लोग बात करें कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो आपको मालूम है कि μ1 ज्यादा है μ2 से, μ1 ज्यादा है μ2 से, μ1 ज्यादा है μ2 से, है ना? जिस वजह से R ज्यादा होगा
आर ज़्यादा होगा आई से, मतलब लाइट शिफ्ट होगी कहाँ पे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट शिफ्ट होगी कहाँ पे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट शिफ्ट होगी कहाँ पे, लाइट बेंड होगी कहाँ पे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगला लॉजिक आपके सामने आ रहा है एपेरेंट शिफ्ट या तो एपेरेंट डेप्थ। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक ब्लैंक पेज उठा लें ऊपर से। आ गए हमारे ब्लैंक पेजेस, ये रहे नीचे, जस्ट अ सेकेंड। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं एपेरेंट डेप्थ की। हम लोग बात कर रहे हैं एपेरेंट डेप्थ की। अब आपको मालूम है कि यदि हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि अगर एक बकेट में नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सिक्का रखा है, तो स्विमिंग पूल में बॉटम पे कोई भी पॉइंट है, कुछ रखा हुआ है, तो वो जो ऑब्जेक्ट रखा है वो अपनी सही जगह पे हमको नहीं दिखता है। कई बार वो हमको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। होता है क्या ऐसा? कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया ये रियल लाइफ में? फिश टैंक में जो है नीचे एक पत्थर रखा है, ऊपर से देखोगे अलग जगह दिखेगा, साइड से देखोगे अलग जगह दिखेगा। एक पेंसिल ऐसे डाल दो, आधी अंदर आधी बाहर, बेंट दिखेगी पेंसिल। होता है ऐसा? ऑब्जर्व किया हमने रियल लाइफ में। ऐसा क्यों होता है? ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट, एक सिक्का या कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया बॉटम पे, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए। इसमें से निकल रही हैं रेज, इसमें से निकल रही हैं रेज, बिल्कुल मजे से निकल रही हैं। जो मैंने एक सीधी रे भेजी नॉर्मल, वो तो सीधे निकल गई। अब दूसरी डेंसर से रेयर जा रही है। सुनो, डेंसर से रेयरर जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रही है, तो कहाँ जाना चाहेगी, कहाँ जाएगी ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अब अगर यहां पे मैंने बना दी नॉर्मल, ये है, अरे रे, ये है नॉर्मल और ये है टेंजेंट टू द सरफेस, ये है टेंजेंट टू द सरफेस और ये है नॉर्मल। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब आप इसको पीछे भेजिए, आप इसको पीछे 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 ऐसे भेजिए। तो अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज बनेगी कुछ ऊपर, इसकी इमेज बनेगी कुछ ऊपर। अगर ये ए है तो ये बी है। अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी है, अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी है, अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी है। इस डिस्टेंस को आपने कह दिया h, इस डिस्टेंस को आपने कह दिया h जो कि है रियल डेप्थ। ये डिस्टेंस कहलाएगी h डैश जो कि है एपेरेंट डेप्थ। ओके, एपेरेंट मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि है लेकिन है नहीं, देखने पे ऐसा लग रहा है। मतलब अगर यहाँ पे आप देखें, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है, मान लो कि ये आंखें हैं, दिख तो नहीं रही आंखों जैसी। ओके, मान लो कि ये आंख है, यहाँ से आप देख रहे हो। ओके, ये बना दी मैंने सुंदर सी आंख, यहाँ से आप देख रहे हो। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हो, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट बी पे दिखेगा। तो बी पॉइंट पे आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट पे है। चलिए ठीक है। अब जो ट्रायंगल्स मैं बोल रहा हूँ उनको देखना ध्यान से, है ना, नामीकरण कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, इस पॉइंट का नाम सी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम पी दे देते हैं। ठीक, पी। अब आप देखिए ट्रायंगल, अब आप देखिए ट्रायंगल, एक तो ये वाला ट्रायंगल देखिए, है ना, एक तो ये ट्रायंगल देखिए। ये ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल है ए सी पी। ठीक, ये एंगल अगर इंसिडेंस है तो ये एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, होगा या नहीं? बिल्कुल होगा।
अब ये पूरा एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये पूरा एंगल भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, जिसमें मैंने बीच में ये लाइन बना दी, ये लाइन मैंने इसे ज्वाइन कर दी। ठीक, ये क्या है? ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा। तो ये पूरा, ये आर, सुनो, ये आर, तो ये पूरा, नहीं नहीं नहीं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं ना, ये इतना, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये पूरा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये भी होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया। अब आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि अगर ये पूरी हाइट h, तो ये h डैश, ये h डैश, और ये पूरा h। ठीक, बहुत बढ़िया। हमको मालूम है कि स्नेल्स लॉ कहता है म्यू1 टाइम्स ऑफ साइन आर। इस मीडियम को अगर मैं म्यू कहता हूं, एयर को मैं अगर 1 कहता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, तो म्यू1 टाइम्स ऑफ साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 टाइम्स ऑफ साइन आर। छोटे एंगल के लिए हम ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, या तो सिंपली साइन आई को मैं लिख सकता हूं आई, साइन आई को मैं लिख सकता हूं आई इक्वल्स टू टेन आई, साइन आई इक्वल्स टू टेन आई इक्वल्स टू सी पी divided by opposite upon base Cp upon h. Similarly, sin r equals to Cp upon h dash, Cp upon h, Cp upon h dash। ये साइन आर को टेन आर के बराबर लिखा है मैंने, अपोजिट अपॉन बेस। ठीक है, अपोजिट अपॉन बेस। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू 1 बाय म्यू, और वहां से साइन आई बाय साइन आर को हम लिख देंगे एच डैश डिवाइडेड बाय एच इक्वल्स टू 1 बाय म्यू। तो हमको मिल जाएगा एच डैश इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, हमको मिल जाएगा एच डैश इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, हमको मिल जाएगा एच डैश इक्वल्स टू 1 बाय म्यू। क्या मिल गया हमको? हमको मिल गया एच डैश इक्वल्स टू एच बाय म्यू, सॉरी नॉट 1 बाय म्यू, एच डैश इक्वल्स टू एच बाय म्यू। तो ये है एपरेंट, ये है एपरेंट डेप्थ। एच है रियल डेप्थ, है ना। और शिफ्ट कितना हो जाएगा? शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द इमेज वो बन जाएगी एच माइनस एच डैश, जिसको आपने लिख दिया एच माइनस एच बाई म्यू, एच ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये क्या है? ये है शिफ्ट। ये क्या है? ये है शिफ्ट, ये है शिफ्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, काम की बात है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये हमने डिराइव कर लिया, और ये इसका आप लोग ऐसे डेरिवेशन पूरा स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू कर सकते हैं, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तब ऐसा लिख देना, कभी आ जाए एग्जाम में लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो ऐसा पूरा करके दिखा देना उनको। ठीक है, एक्स जो है एक्स शिफ्ट है, क्या आएगा फॉर्मूला? 1 माइनस 1 बाय म्यू, एच ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू। ठीक, एच लिख दो, डी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो नोट करो सभी लोग, जल्दी जल्दी। डन 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 डन। चलिए, तो इसी बात पे चर्चा बढ़ा देते हैं आगे।
हियर वी गो। अब देखो आपने कहां से कहां देखा था, आपने देखा था डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। मतलब इसका अगर मैं लाइव एग्जांपल दूं तो ये कुछ ऐसा एग्जांपल था कि एक स्विमिंग पूल के अंदर बैठ के तुम बाहर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, या चलो थोड़ा रियलिस्टिक बनाते हैं, हम कैसे स्विमिंग पूल के अंदर जाएं, इतनी देर तक कैसे टिके अंदर। एक मछली है, ठीक है, ये रही मछली। ये मत बोलना कि मछली जैसी दिख नहीं रही है, मान लो कि मछली है, ओके। और ऊपर से कोई पंछी, कोई चिड़िया इसको देख रही है, कोई पंछी इसको देख रहा है। तो ये मछली पंछी को ओरिजिनल लोकेशन पे दिखेगी क्या? कभी कभी नहीं दिख सकती। मछली इस चिड़िया को, इस पंछी को कभी ओरिजिनल पोजीशन पे दिखेगी क्या? नहीं दिख सकती। क्यों नहीं दिख सकती? रिफ्रैक्शन के कारण नहीं दिख सकती। वो हमेशा इस पंछी को, वो हमेशा इस पंछी को ऊपर दिखेगी, थोड़ी ऊपर दिखेगी। ठीक, ठीक है, इतनी बात मालूम है हमको। तो ये क्या बात की थी आपने? ये आपने बात की थी कि ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है और जो ऑब्जर्वर है वो रेयरर मीडियम में है। अब अगर मैं उल्टी सिचुएशन कर दूं कि मछली चिड़िया को देख रही है, तो ये जो है पहली सिचुएशन में आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर दिखा था, मतलब क्लोजर टू द सरफेस दिखा था, है ना। दूसरी सिचुएशन में इसका एग्जैक्टली अपोजिट हो जाना चाहिए, होगा, हो जाना चाहिए, बिल्कुल वही होगा। मतलब अगर मछली चिड़िया को देखेगी दूसरी सिचुएशन में, ये तो आपने पहली सिचुएशन देखी, या आपने पहली सिचुएशन देखी। अब अगर मैं दूसरी सिचुएशन की बात करूं कि मछली चिड़िया को देखना चाहे, तो रिफ्रैक्शन हम कैसे करेंगे? हमने कहा कि ये रही मछली, ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये सॉरी ये रहा ऑब्जर्वर जो कि डेंसर मीडियम में है, ये रहा ऑब्जर्वर जो कि डेंसर मीडियम में है, और ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट जो कि रेयरर मीडियम में है, ये रहा ऑब्जेक्ट जो कि रेयरर मीडियम में है, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट जो कि रेयरर मीडियम में है। अब आपको क्या करना है? आपको चिड़िया दिखानी है। किसको दिखानी है? मछली को दिखानी है। चिड़िया दिखानी है मछली को। दिखाओ, ये रही चिड़िया, ये रही मछली, पीछे भेजो रेज, एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो। ओके, एक्सटेंड करो। तो ये था ऑब्जेक्ट, ये था ऑब्जेक्ट, ये है इसकी इमेज, ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज। इस सिचुएशन में क्या आंसर आएगा आपका? इस सिचुएशन में आपका आंसर आएगा कुछ ऐसा। ओके, चलिए लिखिए, नोट कर लीजिए। डन, 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 डन। अब हम बात करते हैं लैटरल शिफ्ट की। पहले बताता हूँ लैटरल शिफ्ट होता क्या है। ब्लैंक पेज ले लेते हैं। देखो, लैटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट, दो चीजें बता रहा हूं, दो शिफ्ट्स बता रहा हूं आपको, बस देखना ध्यान से, पहले देखना। अगर ये एक ग्लास स्लैब है, अगर ये एक ग्लास स्लैब है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट, और ये क्या बना दी हमने? नॉर्मल बना दी। तो मान लो कि ये रेयरर से डेंसर में लाइट जा रही है, तो कहाँ शिफ्ट होगी? ये शिफ्ट होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल,
ठीक है। अब इसके बाद ये फिर से गई डेंसर से रेयरर, तो कहाँ शिफ्ट होगी? ये शिफ्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। अब अगर आप ऑब्जर्व करो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड लाइट को, इंसिडेंट और इमर्जेंट लाइट को, फाइनल लाइट को, तो इनके बीच में, इनके पाथ में कुछ शिफ्ट है, इनके पाथ में कुछ शिफ्ट है, यही कहलाता है लैटरल शिफ्ट। और यही हमको कैलकुलेट करना है कि ये कितना है। इसके लिए कुछ भी नहीं, थोड़ी सी ज्योमेट्री हम लगाएंगे। ये उठा के यहां टिका दो, टिका दिया, रख दिया यहां पे, बहुत बढ़िया, है ना। ये उठा के हमने थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये उठा के हमने यहाँ पे अरे यार, ये उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक ट्रायंगल हमने ज्वाइन किया ये वाला, एक ट्रायंगल हमने बनाया ये वाला। ओके, ये देखो ट्रायंगल। अब अगर ये थिकनेस जो है इसकी, क्या जो जो नाम लेके चला है वही लेके चलते हैं हम लोग भी। ये थिकनेस को टी बोल के रखा है, इसको डी बोल के रखा है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि अगर ये थिकनेस टी है, ये शिफ्ट जो है इसको एक्स कह दो या डी कह दो, वो आपको निकालना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। ओके, इफ दिस इज आई, if this is I, this whole is I। ठीक है, ये I है तो ये पूरा भी I है, ये R है। ठीक, अब आपको लगानी है ज्योमेट्री, अब आपको लगानी है थोड़ी सी ज्योमेट्री। तो आ जाओ जरा, सबसे पहले ट्रायंगल देखो आप लोग, सबसे पहले ट्रायंगल देखो आप लोग, BOC हाईलाइट कर रहा हूं, ट्रायंगल BOC। ओके, क्या लिख सकते हो इसमें? आप लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटीनियस, यानी साइन ऑफ आई माइनस आर, साइन ऑफ आई माइनस आर इज अपोजिट अपॉन हाइपोटीनियस। अपोजिट कितना है इसका? अपोजिट है डी डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। क्या लिख दिया इसको हमने? बीओ लिख दिया। बीओ लिख दो, ओबी लिख दो, कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बीओ लिख दिया। अब देखो दूसरा ट्रायंगल, अब देखो दूसरा ट्रायंगल OBD, ये वाला ट्रायंगल देखो। ठीक है, अब ये ट्रायंगल देखो जो लाल मैंने बना दिया, इस ट्रायंगल को देखो। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? वो थिकनेस अगर टी है तो ये थिकनेस भी टी है, समझ में आ रहा है ना? थिकनेस टी, थिकनेस टी, यहां पे एंगल इन्वॉल्व है आर, और आपको रिलेट करना है, ये हट जाना चाहिए और टी इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब ये बी ओ हट जाना चाहिए और टी इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। तो कौन सा फंक्शन लूं? मैंने कॉस फंक्शन ले लिया। कौन सा फंक्शन लूं? मैंने कॉस फंक्शन ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटीनियस, यानी कि टी डिवाइडेड बाय ओ बी। खेल खत्म, खेल खत्म हो गया इतने में तो, ये मोवार, इतने में तो काम हो गया। डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड कर दो दोनों को, बीओ बीओ मर गए, बीओ बीओ निपट गए, निपट गए बीओ। ये आ गया शिफ्ट का फॉर्मूला, लेटरल शिफ्ट का, ये आ गया लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। ये लिख दिया हम लोगों ने इसको IMP। ठीक है, ये आ गया आपके सामने लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, जिसको हमने लिख दिया IMP। लिख लो, आसान था, 2 स्टेप में किया है, सिर्फ कुछ भी नहीं था इसमें, 2 स्टेप में तो निपटा दिया मैंने। ठीक है, अब बताता हूँ नॉर्मल शिफ्ट। अब आपको मैं बताता हूँ नॉर्मल शिफ्ट। मान लो कि ये एक ग्लास स्लैब है, पहले बस देखो, फील करो बात को, है ना। फॉर्मूले वगैरह रटने की जल्दी में मत रहो, इवन डेरिवेशन भी अभी कर ही लेते हैं। डेरिवेशन तो उसमें क्या है, 2 स्टेप 3 स्टेप में तो आंसर आ जाता है। पहले आप फील करो इस चीज़ को, हो क्या रहा है। ये म्यू है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब अगर ये ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से निकली रेज रेयरर टू डेंसर गई, तो कहाँ गई? शिफ्ट हो गई
टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, गई है ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब डेंसर से रेयरर जाएगी तो कहां जाएगी? डेंसर से रेयरर जाएगी तो कहां जाएगी? ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इंसिडेंट और इमर्जेंट आपस में पैरेलल होनी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। एक्सटेंड करो, ये क्या बन गई है? ये बन गई इमेज। क्या बन गई है? इमेज बन गई, इमेज। ये क्या है? ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है? यही तो है शिफ्ट। अरे यही तो है शिफ्ट। क्या कहलाती है? यही कहलाती है नॉर्मल शिफ्ट, यही कहलाती है नॉर्मल शिफ्ट। कहां हुई है? टूवर्ड्स द स्लैब हुई है। कहां हुई है? टूवर्ड्स द स्लैब हुई है। किधर हुई है? टूवर्ड्स द स्लैब हुई है। ये डिस्टेंस को हमने लिया है टी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अलोंग द टी बात कर रहे हो, पिछली बार परपेंडिकुलर टू द टी आपने बात की थी, देख रहे हो? एक्सप्रेशन आपको मालूम है क्या होता है? ये वही फंडा है, सुनो, ये वही फंडा है। मतलब इससे क्या मुझको ये साबित हो रहा है, क्या मैं इसको रिलेट कर सकता हूं एपेरेंट डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट से? और क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एपेरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट में अगर ये डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट यहां रखा है या यहां रखा है या यहां रखा है, शिफ्ट को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपकी आंखें इस बार इधर है ना, और ऑब्जेक्ट इधर है, शिफ्ट टूवर्ड्स द आईज हुई है। ऑब्जेक्ट इधर होगा तो शिफ्ट टूवर्ड्स द आईज ऊपर होगी, है ना? अरे सही बोल रहा हूं, समझ में आ रही है ना बातें? यहां रखोगे ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक? एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको देके रखे हुए हैं रिफ्रैक्शन के, ऐसा आप लोगों ने कई बार देखा होगा। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है, स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं वो एक्चुअल में करते नहीं है, हमको दिखते हैं वो करते हुए, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वजह से जो कंटिन्यूस ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट होता है, उस वजह से उसकी कंटिन्यूसली फ्लिकरिंग इमेज बनती है हमारी रेटिना पे, जिस वजह से स्टार्स जो हैं हमको ब्लिंक करते हुए, ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, ठीक है? अगर आप लोग एटमॉस्फेरिक लेयर से बाहर जाके चांद पे जाके देखोगे तो स्टार्स ट्विंकल करते हुए नहीं दिखेंगे। चलिए, ड्यू टू क्या कहा हमने? फ्लक्चुएशन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, द रिफ्रैक्शन बिकम्स इरेगुलर एंड समटाइम्स इट डज नॉट, दिस गिव्स यू अ ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द स्टार्स। ठीक, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। ये सारी बातें जो है, वैसे तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लिया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हमको मालूम है, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग लिखते हैं 1/√/μ इंटू एप्सिलन। म्यू है परमिएबिलिटी, एप्सिलन है परमिटिविटी। अगर मैं बात करता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो परमिटिविटी ऑफ एयर या तो वैक्यूम या तो फ्री स्पेस, म्यू ऑफ एयर या तो वैक्यूम या तो फ्री स्पेस, ठीक है? म्यू जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ना कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होती है। म्यू नॉट, एप्सिलन नॉट परमिटिविटी और परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की, म्यू और एप्सिलन या म्यू मीडियम एप्सिलन मीडियम, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी उस मीडियम की, ठीक? चलिए, चर्चा बढ़ा दी जा रही है आगे, डिस्कशन बढ़ा रहे हैं आगे। आपके सामने अब डिस्कशन आ रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। नाम से ही समझ में आ रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट करने वाली है। ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ये ले लिया हमने एक ब्लैंक पेज, ठीक है? सुनिए जरा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब मीडियम के भीतर ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हम कंडीशंस की बात करें तो क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहली कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट अवेलेबल होना चाहिए डेंसर मीडियम में, मतलब लाइट ट्रेवल करनी चाहिए डेंसर टू
रेयरर मीडियम। ओके, और जो एंगल है वो एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी greater than the critical angle of incidence must be greater than the critical angle क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर ये डेंसर मीडियम है, अगर ये एक डेंसर मीडियम है और ये एक रेयरर मीडियम है, तो लाइट जा रही है डेंसर से रेयरर, है ना। जैसे मान लो कि ये पानी है और पानी के अंदर तुमने एक बल्ब लगा दिया। अब ये मत बोलना बल्ब कैसे लगाएंगे पानी के अंदर, हो सकता है वाटर प्रूफ एलईडी है या कोई सोर्स है, ठीक। तो क्या होगा, लाइट निकलेगी, एक तो निकल गई बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधी की सीधी, दूसरी आपने भेजी किसी एंगल पे, किसी एंगल पे भेजी, तो डेंसर से रेयरर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। तो ये क्या हुआ, ये रीफ्रैक्शन हुआ है, ये रीफ्रैक्शन हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपने थोड़ी आगे भेजी लाइट, आपने लाइट थोड़ा आगे भेजा, ठीक है, रिफ्रैक्ट हुई, बहुत बढ़िया, रिफ्रैक्ट हुई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो अब आपने एंगल बढ़ाया है घटाया, ये क्या है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया है या घटाया है, बढ़ा दिया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। बढ़ाते 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 तुमने इतना बढ़ा दिया कि लाइट बिल्कुल यहां से ऐसे चिपक के निकली, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाता है 90 डिग्री, ये आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया 90 डिग्री। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाता है वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। ओके, ठीक, क्रिटी की बात चल रही है, क्रिटिकल एंगल की बात चल रही है, ठीक है। तो ये कितना बन गया, आई को आपने लिख दिया क्रिटिकल एंगल, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अगर हम लोग लगाएं स्नेल्स लॉ, यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करें स्नेल्स लॉ, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि एट द क्रिटिकल एंगल, एट द क्रिटिकल एंगल, ये रहा क्रिटिकल एंगल, ठीक, ये रहा क्रिटिकल एंगल, म्यू, म्यू मीडियम का, बाहर म्यू एयर मान लो, एयर मान लो, तो एयर का कितना होता है, एयर का 1 होता है, इसको म्यू एम लिख दिया, म्यू मीडियम। तो ये कितना बन जाएगा, म्यू 1 टाइम्स ऑफ साइन आई को लिख दिया आपने क्रिटिकल एंगल थीटा सी इक्वल टू म्यू 2 यानी एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और साइन 90 की वैल्यू भी 1। तो ये आपने कितना कह दिया, ये आप लोगों ने कह दिया क्रिटिकल एंगल यानी साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1 बाई म्यू, म्यू किसका, मीडियम का। अरे ये क्या हो गया, ठीक, जल्दी बोलो, क्लियर है फंडा। अब अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हम लोगों ने एंगल बढ़ा दिया तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर आप लोगों ने एंगल कर दिया तो क्या होगा, तो लाइट बाहर नहीं निकलेगी, लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी बल्कि लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कहां पे, सेम मीडियम में। क्या कहलाता है ये, यही तो कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे भैया यही तो कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओ ठीक है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहा हम लोगों ने इसके बारे में, हम लोगों ने इसके बारे में कह दिया
कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करोगे रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें लाइट अंदर ही रह जाती है, अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाती है, ये कहलाता है TIR। ठीक है, क्लियर है? क्लियर सभी को? कुछ सवाल मैं आपके लिए देके जा रहा हूं, कुछ सवाल मैं आपके लिए देके जा रहा हूं। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस HW1, HW2, 3, इनके आंसर्स एक्सपेक्टेड हैं चैट में, भेज सकते हो अभी आप लोग, है ना। कल मैं पहले इन सवालों को डिस्कस करूंगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 HW क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। सेंड योर स्कोर्स इन द चैट, कनेक्टेड रहो, है ना, वरना फिर फील नहीं आएगी, लगेगा नहीं कि कुछ चल रहा है। अभी काफ़ी जर्नी बाकी है, अभी हम लोगों ने एक किताब ख़त्म की, दूसरी किताब चल रही है, ऑप्टिक्स चल रहा है, वेव ऑप्टिक्स होगा, फिर मॉडर्न फिजिक्स होगा, फिर उसके बाद रिवीजन होगा, PYQs होंगे, मैराथन होगी, फिर आपकी एग्ज़ाम होगी। तो अगर आप लोग कनेक्टेड रहोगे तो आप ही का फ़ायदा है। और क्या करना है, हाँ, और जितना अभी तक करवाया है पूरा रीसॉल्व करना है, रीसॉल्व एवरी डेरिवेशन, एग्ज़ाम में आ सकती हैं, और हर अच्छी एग्ज़ाम में अगर आप लोगों ने डेरिवेशंस करके रखे हैं तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा, ये बात आप मान के चलो। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी मेन CUET नीट सबकी तैयारी एक साथ होती जाएगी अगर आप लोगों ने रूट्स को अच्छे से नरिश करके रखा है। तो चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए